नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। अब आपको लग रहा होगा क्यों सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात होगी। नरेंद्र मोदी की बात इसलिए क्योंकि देश बहुत क्रूशियल जंक्शन पर खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से हम सही दिशा में बढ़ गए तो देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल होगा। हम गलत राह पर चले गए, गलत मोड़ ले लिया तो मुश्किल बड़ी हो जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी भारत को इस मुश्किल चौराहे से सही दिशा में ले जा पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो बेवकूफी भरी नीतियां हैं, जो भारत से ज्यादा अमेरिका का भी नुकसान करेंगी लेकिन भारत का तो बड़ा नुकसान कर रही है, क्या उससे नरेंद्र मोदी लड़ पाएंगे? क्या देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिसमें जेन जी का जिक्र करके भारत में एक अलग तरह की अराजकता, असहजता, असंतोष वो करने की कोशिश की जा रही है, उससे नरेंद्र मोदी लड़ पाएंगे? आज बस यही बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। और शुरुआत पहले कर लेते हैं घर के मोर्चे से, यानी हमारा अपना जो मोर्चा है। नेपाल में जो जेनजी आंदोलन कहा गया, और फिर से मैं बता दूं कि 1997 से 2012 की पैदाइश लोग, तो कहा गया राहुल गांधी जी भी उम्मीद से हो गए, राहुल गांधी से ज्यादा उम्मीद से इस देश के बौद्धिक बेईमान हो गए, जो एक परिवार की चापलूसी में उसके क्या कहें, मतलब वहीं गिर पड़े हैं। उसमें पूरी तरह से देश की प्राथमिकता, देश के ही, उसको भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। उनको लगता है कि हो जाती है अराजकता तो हो जाने दो, सवाल पूछने से किसी को समस्या नहीं, अगर राहुल गांधी पूछे तो मुझे तो लगता है सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए, राहुल गांधी किससे उम्मीद कर रहे हैं और क्या वो उम्मीद राहुल गांधी की पूरी हो रही है, या जो ये जेन जी है, या उससे पहले वाई एक्स है, या जो मिलेनियल है, या जो बेबी बूमर है, या जो उन्होंने जवाब दे दिया। और भारत का तो जेन जी दूसरी तरह से सोचता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एबीवीपी के जो अभी प्रत्याशी जीते हैं डीयू में, मैं इसको नहीं कहता कि इसको पूरी तरीके से आप एक मानक मान लीजिए, लेकिन इस शोर के बीच में दिल्ली के भीतर जहां पर राहुल गांधी की पार्टी के लोग सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठा रहे थे, अब वो सही है या गलत है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इसका पैमाना सिर्फ ये हो सकता है कि जनता उसको किस तरीके से लेती है। अब यहां पर तो मेरे ख्याल से वोट कट नहीं सकते थे, यहाँ पर एसआईआर की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर तो जो छात्र और छात्राएं थे उन्होंने ही वोट डाले हैं, अब उनमें भी मतलब एसआईआर की आवश्यकता तो नहीं थी। यहाँ तो कागज भी नहीं देने पड़ते, वो तो आई कार्ड होता है, एनरोलमेंट होता है। तो कुल मिला के उन्होंने बता दिया कि वो किस तरफ सोचते हैं। वैसे आपको एक बात और बता दें, वाइस प्रेसिडेंट जो बना है एनएसयूआई का, वो भी पूर्व एबीवीपी का ही छात्र है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सुपड़ा साफ कर दिया है। चलिए, लेकिन राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी लगातार हार कर भी वो अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। ये उनकी अपनी सदिच्छा, उनकी अपनी जो है सदाशयता, कोट एंड कोट वाली, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेनजी के नाम पर जो ये पूरा विषाद फैलाया जा रहा है, जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, मुझे लगता है कि उसके लिहाज से ये नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं, कुछ बदलने वाला नहीं है। हाइड्रोजन बम आएगा, उसके बाद इतने बजे आएगा, उतने बजे भी नहीं आया, फिर बोले कि नहीं, मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि किसी भी तरीके से जब मैं मंच पे जा रहा हूं कुछ कहूंगा तो मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ी देर में आएगा। वो थोड़ी देर अभी तक नहीं हुई है। पहले मोदी के जन्मदिन पर वो हाइड्रोजन बम आना था। आखिर ये क्यों? अगर उनके पास इतना मसाला है और इतनी सारी चीजें हैं तो आखिर क्यों बार बार देर लगती है? कारण ये है कि झूठ गढ़ने में और नैरेटिव गढ़ने में समय लगता है, और सामने जो शख्स है वो लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। वो बैठकर इंतजार नहीं करता है कि आप बोलेंगे तो उसका जवाब देंगे। वो एक नई दिशा, वो कहते हैं ना कि मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। लेकिन अब जो बात हर्षवर्धन ने कही कि जिस मोड़ पे हम हैं, अमेरिका से लेकर भारत, पहले घरेलू मोर्चे पर ही लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ये जो कहा जाता है, उस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट माहौल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस मामले में सदियों से खता ही खता करती चली आ रही थी कांग्रेस की नीतियां, अब उनको कैसे दुरुस्त करेंगे, ये हर्षवर्धन यक्ष प्रश्न है। नहीं, बिल्कुल ये प्रश्न है। और आप डूसू का इलेक्शन, वो तो पूरी तरह से जेनजी ही है, क्योंकि 97 से 2012 के लोग, यानी 13 से 28 साल के लोग। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज जो वहां पढ़ने गया है वो 18 से 24 साल का होगा, अगर एडमिशन लिया है, और 6 साल भी मान लें, 3 साल या 6 साल मान लें, उसने ये वोट किया। लेकिन मुद्दा ये भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश के छात्र यहाँ आते हैं दिल्ली। मुद्दा ये भी महत्वपूर्ण है कि जब वोट चोरी चिल्ला रहे हैं और
बाकायदा जो एनएसयूआई के पूर्व नेता रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो सब जाकर वहां वोट चोरी कर रहे थे। ऐसे में छात्रों ने ये निर्णय सुनाया। अब इस निर्णय को सुनाने के साथ एक और बात लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। 2014 में तब जेनजी नहीं था, क्योंकि जेनजी तब उस तरह से वोट के मिलेनियल थे, उसके पहले के जेन एक्स वाई थे। उन सब ने क्या किया, सत्ता पलट। फिर 2019 का चुनाव आया और 2019 के पहले कितने तरह के आरोप लगाए, चौकीदार चोर है और जाने क्या क्या कहा, उसमें भी जनता ने पलट दिया, 303 सीटें दी। इस बार 2024 में जब राहुल गांधी ने इतना तमाशा, इतना झूठ बोला, इतनी अफवाह फैलाई, तो भी युवा 2% ही कम हुआ। राहुल गांधी का 1% बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को मात्र 21% युवाओं ने वोट किया और एनडीए को 46% युवाओं ने वोट किया। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जब ये सब बात कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि इस देश का नौजवान वो बार बार राहुल गांधी को अपमान दे रहा है। क्यों कर रहा है अपमान? क्योंकि राहुल गांधी बेवजह युवाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह, संदेह के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के हर राज्य में चुनाव, हर राज्य के परिणाम अलग अलग, लेकिन वोट चोरी जैसा झूठा प्रोपेगेंडा बार बार करते हैं और देश की जनता अब उनके ऊपर यकीन नहीं करती। और वो जिसको कहते हैं ना कि चलता फिरता जो डायबिटीज जो कहें कि जिसकी वाणी से निकलने में भी लगता है, शुगर कोटेड जो आदमी खतरनाक है, वो योगेंद्र यादव, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे नीचे तक जा रहा है, कोर्ट नहीं जाना है, ये तो हमें सबके दिमाग में भर देना है। लोगों के दिमाग में भी आ रहा है, अच्छा ये लोग धीरे धीरे बोलते हैं, मुंह चुनिया चुनिया के, लगता है ऐसा है जैसे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि कोर्ट हम नहीं जाएंगे, ये तो परसेप्शन बदलना है, यानी झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। यह एक चीज बस जोड़ दूं हर्षवर्धन, आप अपनी बात पूरी करें, चूंकि आपने उन महानुभावों का नाम ले ही लिया है। याद करिए, उन्होंने किसान आंदोलन के बाद कहा था कि हमने तो अखिलेश को पिच तैयार करके दे दी थी और उसके बाद वो नहीं खेल पाया तो हम क्या करें। तो कुल मिला के ये पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर हैं, ये सियासी क्यूरेटर हैं जो जिस पार्टी का गठन करते हैं, जिसके संस्थापक रहते हैं, स्थान विशेष पे मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, अरविंद केजरीवाल ने वहां से उनको किक आउट कर दिया, लतिया के भगा दिया था। और कुल मिलाकर राजनीति में उनके बार बार चढ़ने के प्रयासों को वही किया गया जो शब्द अभी हर्षवर्धन ने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक बेईमानी नहीं, खतरनाक बेईमानी है, देश के साथ गद्दारी है, देश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी है और लगातार विदेशी नैरेटिव और किसी एक विशेष योजना के तहत सरकार को अस्थिर करना, उसको बदनाम करना, और एक ऐसी अमरलता है कि कोई ना कोई चाहिए होता तना लिपटने के लिए, उस पर वो लिपटने की कोशिश करते हैं। तो इनसे सावधान रहना जरूरी है। बाकी हर्षवर्धन और ये पूरी जमात ये लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। राहुल गांधी ने क्या कमाल कर दिया है? जिस आलंद पर जो विधानसभा पर उन्होंने किया, 6018 लोगों के नाम काटने की कोशिश की गई, आगे नहीं बताया, सिर्फ 24 कटे क्योंकि चुनाव आयोग सतर्क था, क्योंकि जितने जेन्युइन डॉक्यूमेंट थे उनके आधार पर ये काम हो। उसके बावजूद आप जेनजी को भड़का रहे हैं। जेनजी का वोट नहीं कटा ना। और अभी एन गोपाला स्वामी हो, एसवाई कुरैशी हो, ये जितने लोग सब बता रहे हैं, हर चुनाव, ओपी रावत, हर चुनाव के पहले वोट कटते हैं, हर चुनाव के पहले वोट जुड़ते हैं। और मैं तो बार बार बताता हूं कि वोट जुड़वाना और कटवाना ये किसी नेता के लिए राजनीतिक प्रक्रिया जैसा है। अधिक से अधिक लोगों का वोट अपने पक्ष में जुड़वा ले, अधिक से अधिक विरोधी का कटवा दे। अब आप कहेंगे कटवाना तो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन राजनीति में जो साम दाम दंड भेद कहा जाता है वो होता है। तो क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। एक भी गलत नाम जुड़ जाए ये नहीं होना चाहिए, एक भी सही नाम कट जाए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो एसआईआर करना पड़ेगा। बिहार का एसआईआर हुआ, अभी कितने लोग कटे? 7 करोड़ 80 लाख थे, 7 करोड़ 24 लाख रह गए, यानी 60-65 लाख वोट कटे ना। इसका मतलब क्या हुआ? वो वोट नहीं थे, कुछ लोग हैं ही नहीं दुनिया में, कुछ लोग 2-2 जगह हैं, 33 लाख लोग तो नहीं रहे, वो कुल मिलाकर ही है। और इसके बावजूद उस एसआईआर पर विरोध क्यों? अब बंगाल में एसआईआर होगा, पूरे देश में विरोध, उसका विरोध क्यों? इसका मतलब ये है कि देश की जनता के भीतर एक भ्रम, एक झूठ का वातावरण वो करके जीतना है। इसीलिए राहुल गांधी को ट्रंप अच्छे नहीं लगते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप मजबूत हैं और मोदी कमजोर हैं। वो फिर से उन्होंने कहा है कि आई रिपीट आवर पीएम इज वीक। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि ट्रंप ने एक नया ऐलान कर दिया जो बेहद खतरनाक है, भारत के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, उसकी भी बात करूं, उन्होंने H1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए की, $1 लाख की पर ईयर की फीस लगा दी। 8 लाख से 88 लाख पहुंचा दिया, लगभग सीधे 88 लाख कर दिया, 11 गुना। अब आप सोचिए जरा, लगभग 1 करोड़ रुपए साल का कोई फीस देगा तो भला कौन किसको रखेगा? और ये सारे लोग हैं क्योंकि 70% प्लस जो H1B वीजा वाले हैं वो भारतीय हैं, चाइनीज वहां से 12% है। अब जाहिर है
एक खलबली मची है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो अमेरिका में रह गए हैं, जो हमारा बहुत शानदार ब्रेन है वो वहां है। राहुल गांधी इसको लेकर बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं देखिए हमने ये तो 2017 में भी चेताया था, लेकिन 2017 में चेताया, उसके बाद तो जबरदस्त तरीके से 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसका मतलब कि उस पर कोई आप देश की जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही, फिर वो जेन एक्स हो, वाई हो, जी हो, चाहे जो, लेकिन वो आप पर भरोसा नहीं कर रही। और जहां भरोसा करती है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, झारखंड में फिर से चुन लिए गए हेमंत सोरेन, तो देश के अलग अलग स्टालिन है तमिलनाडु में, एमके स्टालिन तो जमे हुए हैं, केरल में पिनराई विजयन है। तो ऐसा नहीं कि सरकारें बदलती नहीं। सवाल यही है कि क्या सरकारें जनता की मर्जी से बदलेगी, या एक परिवार के पास सत्ता नहीं है तो बौद्धिक बेईमानों की फौज वो अराजकता करके लोगों के मन में संदेह पैदा कर। और देखिए जेन जी XYZ पर किसी को संदेह नहीं है, हम जानते हैं कि वो कुछ ऐसा नहीं करने वाले। अभी देखिए उनमें से एक बड़ा वर्ग है जिसके पास पैसे हैं, खुश है, समृद्ध है, तो वो आईफोन की कतार में खड़ा होकर लेटेस्ट आईफोन खरीद रहा है। 1.5 लाख के फोन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भारत आप नहीं देख सकते, राशन की दुकान से देखिए, लेकिन राशन की दुकान पे तो अब जाना ही नहीं पड़ता, अब तो राशन आपको मिल जाता है। भारत देखिए, नहीं, राशन की दुकान पे उल्टा हो गया है, जो सरकार से राशन मिल रहा है उसको जो है परचून की दुकान पे लोग बेच आते हैं, बेच भी आ रहे हैं और उससे भी उल्टा हो रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं। तो मतलब लेकिन अब जो मूल बात है मुझे लगता है उस पर आना चाहिए। जो मैंने कहा कि आज का ये राज की बात हर्ष के साथ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर है। राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं, सत्ता में वो जैसे हैं, लोगों की जनता की इच्छा है, बार बार उन पर भरोसा कर रहे हैं। अब सवाल ये कि भारत जो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के तौर पर बनना है, जिसका मंत्र आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, बार बार वो कहते रहे हैं, पहले भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो वो कह रहे हैं उससे हम कैसे अमेरिका से लड़ेंगे, नहीं कहेंगे, अमेरिका के सामने खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है पिछली बार राज की बात हर्ष के साथ नरेंद्र मोदी जी ने देख लिया था, हल्के नोट पे कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि पिछले एपिसोड में ही हर्षवर्धन ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। और बात सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, और सब मानते हैं कि भाई जब तक आप जो है स्वावलंबी नहीं बनेंगे, अपने आप को सक्षम नहीं बनाएंगे, तब तक क्या दूसरों की कृपा पर चीजें नहीं चल सकती हैं। दूसरों के घर से आग से आपका चूल्हा नहीं जलेगा, अन्न आपको पैदा करना पड़ेगा, आग आपको जलानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि भावनगर में जो उन्होंने भाव नहीं दिया ट्रंप को, समझ गए ना, और ट्रंप के चेलों को भी, जो नए नए चेले बन गए ना अब ट्रंप, जिनमें ट्रंप को मतलब जिनको ट्रंप में एक मसीहा दिखाई पड़ने लगा, मसीहाई दिखाई पड़ने लगी है, तो खैर भाव नहीं दिया। उन्होंने कहा भैया चिप से लेकर जो है जीप तक सब, शिप तक सब हम बनाएंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप ये समझिए, चुनौतियां जब तक सामने आपके नहीं होती हैं तब तक आपकी परीक्षा भी नहीं होती है। अब H1B1 वीजा अगर 1 करोड़ रुपए देकर किसी को वहां पर रुकना है, तो क्या उतने पैसे में वो भारत में कुछ करना चाहेगा? क्या जो ब्रेन ड्रेन की एक जो थ्योरी चलती थी, याद करिए, IIT, IIM, ये जो अपने टॉप इंस्टीट्यूट थे, हर बार हम लोग खबरें लिखते थे, हर्षवर्धन और हम लिख लिख के हम लोग के हाथ की आगे कलम की स्याही खत्म हो गई कि ब्रेन ड्रेन कैसे रोका जाए। तो भैया जो ब्रेन ड्रेन हुआ था, अगर वो ब्रेन वापस भारत आ रहा है तो इसका कुछ तो सकारात्मक पहलू होगा। निश्चित तौर पर एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि एक जो मोटी मोटी नौकरियां पूरी दुनिया को चलाने वाले जो लोग हैं वहां पर वो पहुंचे हुए हैं, परंतु क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लिए सब कुछ इतना आसान है? ये जो 70% भारतीय वहां पर जो पहुंचकर राज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राज क्या कर रहे हैं, आपको राज करवा रहे हैं अपनी क्षमता से, अपनी मेधा से, वो अगर भारत की तरफ उसका एक बड़ा हिस्सा डाइवर्ट होता है तो क्या होगा? और दूसरी बात है कि एक बात मत भूलिएगा आप, अभी ट्रेड डील चल रही है, इसका एक दूसरा पहलू, वो चीन के साथ भी वो कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, और ट्रेड डील जैसे ही खत्म होते हो, मतलब लॉक होती है, उसके बाद तमाम जितनी सब चीजें अपने आप हर्षवर्धन खत्म हो जाएंगी। ये भी समझाने वाली बात है। एक बात जरूरी, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा रहा है, लेकिन ट्रंप को शायद ये नहीं ध्यान में है, अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन थे, सलमा हायेक और पेनेलोपे क्रूज, जिनको आप हॉलीवुड की अभिनेत्रियों के तौर पर देखते हैं, ये अमेरिकन नहीं है, ये सारे नहीं है। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला ये तमिल और तेलुगु ब्राह्मण हैं, भारतीय हैं। और देश दुनिया में जो लोग भी सबसे शानदार काम कर रहे थे उनको आपने रख लिया। अमेरिकन नहीं थे सब, लेकिन आपने सबको अमेरिकन बनाया, ये अमेरिकन ड्रीम था। और अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के लोगों पर पेनल्टी लगाकर रख पाएंगे, तो एक तो ये समझना पड़ेगा, दूसरा पहले से ही टैरिफ वाले मसले पर वहां के लोग भी झेल रहे हैं।
भारत के लोग भी झेल रहे हैं। ऐसा नहीं, भारत का जो टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित है, उसका दुष्प्रभाव। लेकिन अब जरा मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, एक समय था जब अमेरिका ने सारी चीजों में, सब में तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश ही आगे थे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उसको लगा कि डिजाइन वाला हिस्सा अपने पास रखते हैं, सस्ते में मैन्युफैक्चर कराते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हिस्सा दे दिया चीन को। भारत के लोग टैलेंटेड थे चीन के अलावा, तो उनको लगा सॉफ्टवेयर का हिस्सा यहां दे देते हैं। भारत की कंपनियां भी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, वो भी जाके अमेरिका में कारोबार करती हैं, क्योंकि मूल काम वहां था, डिजाइन में सबसे ज्यादा लाभ मिलता था। एक तरह से कहें कि अमेरिकी कंपनियों को चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और भारत के सॉफ्टवेयर, यानी चाइना के हार्डवेयर और भारत के सॉफ्टवेयर ने इतना बड़ा बना दिया, अब उनको लग रहा है भारत चीन की जगह लेने वाला है, इसलिए इस डर से वो भारत को रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या वो रोक पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार अलग अलग फ्रंट पर काम कर रही है, इसकी आहट पहले से थी। और जो नरेंद्र मोदी ने कहा चिप से शिप तक हम बनाएंगे, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से अधिक का देश दूसरे के भरोसे नहीं रह सकता। मैं आपको एक याद दिलाता हूं, कोविड के समय वेंटिलेटर की कमी की बात कही जा रही, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया और छोटी छोटी कंपनियों ने, अहमदाबाद की एक कंपनी में 5 लाख में वेंटिलेटर बना दिया। हमारी जरूरत जब बनती है, हमने मास्क और सब चीज का प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन कर दिया। हमने वैक्सीन ऐसी बनाई कि अपने देश के लोगों को तो सबको दे ही दिया, 2-2 बार दे दी, बूस्टर डोज भी दे दी, दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री चला दी। आज भारत सेमीकंडक्टर मिशन के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में 6 फैक्ट्री लग चुकी है, हम दुनिया के एलीट क्लब में शामिल हैं। हम स्पेस मिशन के मामले में दुनिया में एलीट क्लब में शामिल हैं। हम इनोवेशन के मामले में दुनिया में एलीट क्लब के मामले में, हम रिसर्च डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के एलीट कंट्रीज के साथ हैं। हम स्टार्टअप कैपिटल के मामले में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। बहुत कुछ है अभी होना, बहुत कुछ करना है। ये जो आईफोन 17 आया, इसमें ज्यादातर भारत के ही प्लांट में असेंबल हुआ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भी पूरी तरह मेक इन इंडिया नहीं, लेकिन असेंबल इन इंडिया उसकी पहली कड़ी है। आज हमारी कंपनियां वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भर है। और देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन इसको ध्यान जरूर करना चाहिए। आज भारत की संसद L&T और टाटा मिलकर बनाते हैं, कोई विदेशी कंपनी नहीं। आज भारत के सचिवालय जो 10 बिल्डिंग बनेंगी, जो जिसमें पूरा केंद्रीय सचिवालय आ जाए, L&T और टाटा मिलकर बनाती है, CPWD बनाता है। यानी हम हर मामले में आत्मनिर्भर हैं। हमारे अपने पोर्ट, हमारे अपने एयरपोर्ट, हमारे अपने जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वो हम आत्मनिर्भर हैं। अब यह अवसर है, और नरेंद्र मोदी जब इस तरह से बात करते हैं तो इसका मतलब कि उस डिजाइन पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं। मेरा ये मानना है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, जिसको ब्रेन गेन हम कह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमारी कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, सरकार को कंपनियों के लिए और सहूलियत देनी चाहिए, सरकार को इंसेंटिव पैकेज लाना चाहिए, सरकार को न्यूनतम टैक्स की तरफ बढ़ना चाहिए, कॉर्पोरेट भी और पर्सनल भी। क्योंकि भले चिदंबरम के 2 लाख टैक्स छूट से अभी 12,75,000 निर्मला सीतारामन के समय हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जरूरत है टैक्स छूट। बिल्कुल, दोनों तरफ बहुत जरूरी है, जिससे कि लोग यहाँ पैसे लगा पाए, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाए। बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम उस अपॉर्चुनिटी को करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चर्चा होते होते नवंबर तक ट्रेड डील भी, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी अमेरिका के साथ हो जाएगा, EU के साथ भी, इवन यूरोपीय यूनियन के साथ भी मानकर चला जा रहा है कि हो जाएगा। लेकिन चलिए, खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी में, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो अवसर की जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कोरी आशावादिता नहीं है, लगातार ये करके दिखाया गया और लगातार चीज़ें हो रही हैं। परंतु आपको बताऊँ, सूरज को फल 2 लोगों ने समझा। एक तो हनुमान जी थे, वो अपने पुरुषार्थ उसको लपकने चले गए। लेकिन कुछ लोग सूरज को फल समझते हैं, जब वो डूब रहा होता है, उदय हो रहा हो, तो लाल रंग का दिखाई पड़ता है ना, तो उनको लगता है कि टपक के नीचे गिरेगा। तो वो 4 पैरों वाली जो प्रजाति है, जो उसकी तरफ देखकर हुआ ना शुरू करते हैं, तो ये सूरज है, गिरेगा नहीं, हनुमान आप है नहीं। मुझे लगता है बस यहीं पर बात खत्म करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।